ईरान की तैयारी ने दुनिया को बता दिया है कि अगर आपके अंदर विज्ञान की ताकत हो, तकनीक हो, तो आप अमेरिका को मात दे सकते हैं। जी हाँ, 100 साल की बड़ी चुनौती थी ये। 100 साल में अब तक दुनिया भर के देशों को लगता था कि अमेरिका एक सुपर पावर है, आर्थिक रूप से, और उससे भी बड़ी बात सामरिक रूप से। अब तक अमेरिका जिस पर चाहता था उस पर कब्जा करने की कोशिश करता था या उस देश की सत्ता को पलट देता था। उसके इशारे पर सरकारें चलती थी, सरकारें बनती थी, सरकारें गिरती थी। यही कोशिश उसकी ईरान में भी थी, लेकिन ईरान ने आखिरकार हिम्मत करके पलटवार किया और उसने बता दिया कि अगर आपके पास तकनीक है, क्षमता है, तो आप अमेरिका को मात दे सकते हैं। सोचिए, जिस अमेरिका के पास परमाणु बम है, जो अमेरिका दावा करता था कि उसके पास दुनिया के सबसे खतरनाक 5th जनरेशन के फाइटर जेट है, स्पिरिट 2 बॉम्बर जिसको बेचा नहीं जाता, F-35 जिसको बेचा नहीं जाता है, उस अमेरिका को ईरान ने घुटने पर ला दिया है। और सिर्फ घुटने पर नहीं लाया है, सबसे पहले तो अमेरिका को हुए नुकसान को समझिए। इस युद्ध में अमेरिका के 1 दर्जन से ज्यादा पनडुब्बी जो है मारे गए हैं, युद्धपोत उसके तबाह हुए हैं समंदर में, खासकर अरब सागर में या ओमान की खाड़ी में या फिर गल्फ सागर के आसपास, पर्शियन सागर के आसपास, फारस की खाड़ी में। इतना ही नहीं, उसके सबसे बड़ा जो उसका नुकसान है, अब तक उसके चिनकू या अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर जिसको अभेद माना जाता था, जिसकी पूरी दुनिया में वो मार्केटिंग करता था, और साथ ही उसके 50 से ज्यादा जेट गिरे हैं। MQ-9 उसके ऐसे ड्रोन जिस पर उसको घमंड था, उसकी वायु रक्षा प्रणाली थार जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अभेद है। दुनिया भर के देश उसको खरीदते थे और अपनी सुरक्षा के लिए लगाते थे कि वो मिसाइल से सुरक्षा करेगा, जेट से सुरक्षा करेगा। लेकिन सोचिए, उसकी वायु रक्षा प्रणाली थार की पूरी धज्जियां उड़ा दी गई है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान ने सिर्फ हवा में ही नहीं मारा है, उसे पानी में भी मारा है और जमीन पर भी मारा है। ईरान ने खाड़ी देशों में 120 अमेरिकी सैनिक अड्डों को तबाह कर दिया। इसके बाद आखिर अमेरिका के पास विकल्प क्या था? लेकिन ईरान के पास जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी होर्मुज का नस। जैसे ही ईरान ने होर्मुज स्ट्रीट बंद कर दिया, अमेरिका को तेल के लाले पड़ गए, खाड़ी देशों का पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो गया। ईरान को डराने धमकाने की सारी कोशिशें हुई, लेकिन ईरान के नेता न डरे न धमके। रोज ट्रंप धमकी देता था कि अब सभ्यताएं खत्म हो जाएगी, ईरान तबाह हो जाएगा, उसको बर्बाद कर देंगे। लेकिन ईरान की कूटनीति देखिए, उसने खाड़ी देशों के तमाम नेताओं को साध कर अमेरिकी ठिकाने के एक एक अड्डे ईरान के पास पहुंच रहे थे और वहां बमबारी हो रही थी, वहां मिसाइल दागे जा रहे थे, और 120 खाड़ी देशों के जो अड्डे थे अमेरिका के, उन सबको ध्वस्त कर दिया। अब अमेरिका के पास सिर्फ 2 महीने का तेल था। अगर वो इस समझौते पर नहीं पहुंचता तो उसकी आगे का जो सफर है वो बहुत मुश्किल होने वाला था। और अमेरिका एक जिंदा लोकतंत्र है, वहां की मीडिया सवाल पूछता है सत्ता से। वहां के सांसदों ने 315 वोट के ताकत से डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध करने की ताकत को भी छीनने की कोशिश की और उसको कमजोर किया है। वहां का रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने खुद अमेरिकी नागरिकों को बताया कि इस युद्ध में कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो सोचिए कि 100 साल के दौरान अमेरिका कभी इस तरह से युद्ध में परास्त नहीं हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को भी इसी तरह के घिनौने समझौते करने पड़े थे। द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इसी तरह से हिटलर को बड़े हार का सामना करना पड़ा था। तो दुनिया एक सबसे बड़े हार को देख रहा है, सबसे बड़े हार का आप गवाह बन रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह ताकतवर देश अमेरिका ईरान के सामने घुटनों पर है। और घुटनों पर भी इस कदर कि ईरान जब चाहता है तब इस अमेरिका को वो कहता है कि तुम्हें हमारी शर्तें माननी पड़ेगी। कहा जा रहा है कि 19 जून को स्विट्जरलैंड में इस डील पर दस्तखत होगी, लेकिन खेल अभी भी बाकी है। दरअसल खेल बेंजामिन नेतन्याहू कभी भी खराब कर सकता है। इस समझौते में साफ है कि लेबनान, फिलिस्तीन और यमन पर अगर कोई भी हमला हुआ और उसे खाली नहीं किया गया, इजरायली सेना लेबनान से और फिलिस्तीन से नहीं बाहर आती है, तो इस समझौते को रद्द कर दिया जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को हमने बचा रखा है, नहीं तो ईरान उसे 24 घंटे में खत्म कर देगा। तो बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी बात माननी चाहिए। लेकिन सोचिए, आखिर डोनाल्ड ट्रंप की बात बेंजामिन नेतन्याहू क्यों नहीं मान रहा है? कहा जाता है कि एप्स्टीन फाइल की सारी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो बेंजामिन नेतन्याहू के पास है
और डोनाल्ड ट्रंप उसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर नाच रहा है। यही है सबसे बड़ी वजह। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप हैं। 2 जजों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। जैसे ही वो सत्ता से बाहर होगा उसके खिलाफ बड़ा जांच अभियान शुरू होगा और उसे जेनोसाइड का भी दोषी पाया गया है इंटरनेशनल कोर्ट में। दुनिया का किसी भी देश का सफर जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू नहीं कर सकता है। यहां तक कि अमेरिका के एक मेयर ममदानी ने कहा था कि अगर वो न्यूयॉर्क में आते हैं तो हम उसे अरेस्ट करेंगे। इसका मतलब है कि बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किलें बड़ी हो सकती हैं और इसलिए वो चाहता है कि युद्ध खत्म ना हो। लेकिन अब अमेरिका को युद्ध खत्म करना पड़ेगा क्योंकि होर्मुज पर पूरा कंट्रोल ईरान का है। तो 19 तारीख को ये बड़ी दस्तखत होगी। इसकी शर्तें बड़ी भयानक हैं। पहली शर्त यह है कि 320 बिलियन डॉलर, 300 बिलियन डॉलर का हर्जाना और लगभग 24 बिलियन डॉलर में से 20 बिलियन डॉलर जो संपत्ति फ्रीज है 45 सालों में, उसको रिलीज किया जाएगा। परमाणु बम पर पहले जो बातचीत होती थी उसी तरह से बातचीत होता रहेगा। अमेरिका किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाएगा और ईरान अब तेल बेचने के लिए दुनिया भर के देशों को स्वतंत्र है, फ्री है, जो 28 फरवरी से पहले वो नहीं था। साथ ही अब ईरान पर हमला अगर करता है अमेरिका तो रूस और चीन उसका गारंटर होगा। तो सोचिए 28 फरवरी के बाद से ईरान ने अपनी बादशाहत हासिल कर ली है। वो एक सुपर पावर साबित हुआ है और इससे साफ हो जा रहा है कि अमेरिका ने घुटनों पर आकर यह समझौता किया है। बाकायदा अमेरिका में अब लोग चर्चा करने लगे हैं कि सबसे बड़ी हार है अमेरिका की। सवाल है कि होर्मुज तो 28 फरवरी से पहले भी खुला हुआ था। तो सोचिए ईरान के नेताओं की कूटनीति, ईरान की ताकत, ईरान का विज्ञान पर भरोसा ने उसे विश्व विजेता की श्रेणी में खड़ा कर दिया है और अमेरिका ये युद्ध पूरी तरह से हार गया है। लेकिन ईरान अपने वादे का पक्का देश निकला है। उसने जो कहा था वो करके दिखा रहा है। उसने कहा था कि फिलिस्तीन को मुकम्मल आजाद करना होगा। अब इजराइल को देर सवेर वहां से अपनी सेना हटानी पड़ेगी। लेबनान से उसे अपनी सेना हटाने पड़ेंगे और यमन पर उस चाहकर भी हमला नहीं कर सकता है। वहीं खाड़ी देश अभी भी ताक लगाए हुए हैं। अब्राहम एकॉर्ड पर अमेरिका दस्तखत नहीं करवा पाया है। इसका मतलब है कि खाड़ी देश अभी भी इजराइल को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है और कभी भी खाड़ी देश मिलकर इजराइल पर बड़ा हमला कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि अब खाड़ी की तरफ अमेरिका तो मुंह उठाकर भी देखने की हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि समझौते में है कि उसे खाड़ी देशों से अपनी सेना की मौजूदगी कम करनी होगी, हटानी होगी और खासकर जो फारस की खाड़ी है वहां से सेना हटाना होगा, अरब सागर से सेना हटाना होगा, ओमान की खाड़ी से भी सेना हटाना होगा। तो ईरान ने इस युद्ध में अपनी शर्तों पर समझौता किया है, इस युद्ध को जीता है और वो अमेरिका से 320 बिलियन डॉलर हर्जाना लेने में कामयाब रहा है। ये दुनिया गवाह बन रहा है इस युद्ध के जीतने का। सोचिए पूरी दुनिया के मीडिया में सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिका घुटना टेक कर ईरान के सामने समझौता के लिए मजबूर हो चुका है। लेकिन अमेरिका को सिर्फ इतना ही धक्का नहीं लगा है, उसका पूरे खाड़ी देशों में जो पेट्रो डॉलर का कारोबार था डॉलर में, वो ध्वस्त हो चुका है। उसके हथियारों को अब लोग कबाड़ समझने लगे हैं और हथियार मार्केट में उसकी साख को बट्टा लग चुका है। इस युद्ध में अगर सबसे ज्यादा फायदे में कोई है तो वो ईरान है। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो चीन है, जिसके हथियारों की विश्वसनीयता बड़ी है। तीसरे नंबर पर रूस है और सबसे ज्यादा पाकिस्तान को फ्री में तेल और गैस मिल रहा है और वहां तो 42 रुपए तेल और गैस की कीमत कम हो गई है। अगर सबसे बड़ा नुकसान की बात करें तो भारत उन देशों में शामिल है जिसको अंडरस्टैंड करने में, रणनीति समझने में चूक हुई और ठीक युद्ध से 1-2 दिन पहले इजराइल जाकर मदर फादरलैंड करना भारी पड़ा। खैर अभी भी ईरान जो है वो भारत के साथ है। ईरान ने कहा है कि भारत के लोगों ने जिस तरह से इस युद्ध के दौरान हमारी हौसला अफजाई की है वो काबिले तारीफ है और हम अभी भी भारत को सस्ता तेल और गैस देते रहेंगे, बस शर्त है कि भारत ले। कई बार ईरान सवाल खड़ा कर चुका है कि आखिर भारत हमसे सस्ता तेल और गैस क्यों नहीं ले रहा है। आप लोग सबको पता है कि अमेरिका किस तरह से भारत पर दबाव बना रहा है। 3 भारतीयों को मारे जाने के बाद भी अभी तक प्रधानमंत्री का बयान नहीं आया है, जबकि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि ये समझौता अच्छा है, खत्म होना चाहिए, पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भारत को हुआ है। 13,000 शिपयार्ड पर भारत के लोग नौकरी करते हैं, 3 लोगों की जान जा चुकी है, कुछ लोग और बदइंतजामी के शिकार हुए हैं। वहीं तेल और गैस की भारत में इतनी किल्लत है कि गन्ने का
रस मिलाकर, एथेनॉल मिलाकर तेल बेचा जा रहा है। तो इस युद्ध में ईरान जो है वो एक विश्व विजेता के तौर पर उभरा है और वो दुनिया का तीसरा सुपर पावर हो गया है। और अमेरिका को उसने जो हराया है और उसको मजबूर किया है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी जो वजह है वो है ईरान का विज्ञान के प्रति किया गया काम। पिछले 45 साल की तैयारी में ईरान ने अपने देश को विज्ञान, स्कूल और कॉलेज में आगे बढ़ाया, ड्रोन्स और मिसाइल की तकनीक में अपने आप को महारत हासिल की और नतीजा है कि वो अपने एक संप्रभुता को बचा पाया। नहीं तो अमेरिका और इजराइल की कोशिश थी कि ईरान को जीतकर 40% जो तेल और गैस है उस पर कब्जा कर लिया जाए। तो पूरी दुनिया गवाह बन रहा है, इतिहास बन रहा है और 100 साल की बादशाहत अमेरिका की वो धरी की धरी रह गई है और ईरान सुपर पावर बन गया है। अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन आगे बहुत खेल बाकी है। हो सकता है कि इजराइल फिर से लेबनान, फिलिस्तीन या यमन पर हमला करता है तो उसका भी हिसाब अब इजराइल को देना पड़ेगा। अगर इजराइल का साथ अमेरिका छोड़ता है तो फिर इजराइल को नक्शे से खत्म होने में कोई नहीं बचा पाएगा। ये सबसे बड़ी अपडेट है इस समय का जो मैं आप तक पहुंचा रहा था। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।